Hello students, today we will start the unit third of C++, which is again very important for the examination point of view. Uh, Unit third of the object-oriented programming is based on the polymorphism concept. There are lots of concepts in the polymorphism and they all are very important to understand. So let's start. सबसे पहले तो समझते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। ये पॉलीमॉर्फिज्म ये दो वर्ड से मिलके बनता है हमारा, पॉली एंड मॉर्फ, राइट। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, राइट। तो एक्चुअल में ये तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, जब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका क्या यूज़ है। तो इस पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारी फॉर्म्स, राइट। जनरली क्या होता है कि जब आप किसी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारे पास एन नंबर ऑफ फंक्शंस नेम होते हैं, एन नंबर, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। तो सबको याद कर पाना बहुत ही एक बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क है, राइट। अगर ये हो जाए कि भाई फंक्शन का नाम हमारे पास यूनिक है, राइट, केवल नाम हमें एक ही रखना है, बट फंक्शनैलिटी जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट हम कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अभी उसको दो इंटीजर में ऐड करना है, कोई बात नहीं है, सम है, सम फंक्शन नेम सम है, उसको दो इंटीजर के साथ ऐड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंक्शन नेम सम है, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शन का नाम एटलीस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उसकी फंक्शनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। और एंड ऑब्वियसली टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट we must use the concept of the inheritance also, because without inheritance this is not this is impossible to means implement the polymorphism concept, right? So let's start. Polymorphism is derived from the Greek, which means many forms, right? Poly means many and morphs means forms. In object-oriented paradigm, polymorphism is of two types. पॉलीमॉर्फिज्म हमारी दो तरीके की होती हैं, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। वो पहला तरीका क्या है, एक तो हमारी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है कि सपोज करो कि आपके पास कोई मेथड्स हैं, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, उन मेथड के फॉर्म्स को आप चेंज कर रहे हैं, राइट। जैसे पहले आपके पास एक सम नाम का फंक्शन था, उसमें आप क्या कर रहे थे कि दो वैल्यू का ऐड करा रहे थे। अब आपके पास उसी जिस क्लास के अंदर डिफाइंड था उस क्लास को आपने इनहेरिट किया ड्राइव क्लास के अंदर। अब सम फंक्शन का नाम तो वही है, बट उसके आर्गूमेंट आपने चेंज कर दिए। अब आपके पास तीन आर्गूमेंट है, अब तीन 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 वैल्यू को आप ऐड करा रहे हैं, मीन्स यू आर गिविंग द न्यू डेफिनेशंस, राइट। तो अब क्या हो रहा है आपके पास, यू आर चेंजिंग द फीचर्स या चेंजिंग द मीन्स द फंक्शनलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, राइट। तो ऐसे फंक्शन जब आप जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करना, क्या बोलते हैं इसको, यू आर ओवरलोडिंग द फंक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। तो इस टाइप की जो फंक्शन की जो बॉन्डिंग है, जब आप कंपाइल करते हैं उसी समय कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमें कौन सा फंक्शन, जब आप फंक्शन किस लिए बनाते हो, ऑब्वियसली उसे कॉल करने के लिए बनाते हैं। तो जब आप उसे कॉल कराएंगे मेन से, तो क्या करेंगे आप, जिस टाइप के फंक्शन को कॉल करना होगा उतने आर्गूमेंट आप पास करेंगे। तो जितने आर्गूमेंट आप पास करेंगे वही फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो फंक्शन की जो बॉन्डिंग होती है वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा, क्योंकि वो आपके नंबर ऑफ आर्गूमेंट गिवन बाय द यूज़र ही डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना है कंपाइल टाइम पर, राइट। बट कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे जिसमें कंपाइल टाइम पर ये डिसाइड नहीं होता, हमें रन टाइम पर डिसाइड करना होता है कि कौन से फंक्शन कॉल किया जाएगा, और ये रन टाइम पर डिसाइड होगा, राइट। तो अभी हम बात करेंगे आगे कंपाइल टाइम की, उसके बाद फिर रन टाइम की बात करेंगे। देन अब आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कितने तरीके की होती है आपकी, एक तो कंपाइल टाइम के बारे में जाना हमने, रन टाइम के बारे में जाना। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत हमें क्या क्या करना होगा, पहले आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या, मेंबर फंक्शन जो होंगे, फ्रेंड फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग में जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर होती है, हमारी ऑर्डर पे होती है, और नंबर के ऊपर होगी, टाइप के ऊपर होगी, है ना। वर्चुअल फंक्शन जो होगा हमारा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी किस पे होगी, हमारा जो हमारे बेस रहेंगे वो बेस पॉइंटर रहेगा, और हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट। बेसिकली हमारा जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना है, फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ना है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा
virtual function, which is again very important concepts, right? Now कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम कई नाम से भी जानते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप कंपाइल करते हैं तो आपके जो फंक्शन की जो बॉन्डिंग होती है वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाती है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना है, राइट? इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है? कई नाम से जाना जाता है, एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग और स्टैटिक लिंकिंग, इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? पहले से ही बॉन्डिंग हो जाती है, इसको इसलिए अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है? और इसी के के दूसरी तरफ जो आपके रन टाइम होती है उसका नाम इसी से डिफरेंट हो जाता है। अर्ली बाइंडिंग है यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट बाइंडिंग। यहाँ पे स्टैटिक बाइंडिंग है, वहाँ क्या हो जाएगा? डायनेमिक बाइंडिंग, राइट? और कंपाइल टाइम में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स फंक्शन कॉल एट कंपाइल टाइम। जो ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू कॉल इट्स फंक्शन, जो फंक्शन कॉल किया जाना है वो ऑब्जेक्ट को पहले पता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाता है, कंपाइल टाइम पे ही पता हो जाता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन इज नोन एट द कंपाइल टाइम, सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल टाइम के समय ही पता हो जाती है, ठीक है? कंपाइलर इज एबल टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फंक्शन, उसे पता है कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन आर्गुमेंट बाय द यूजर, राइट? एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दो कॉन्सेप्ट हैं हमें पढ़ना है, दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? ऑन द अदर हैंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं हम? लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग। C++ support a mechanism known as the virtual function to achieve the runtime polymorphism. Runtime polymorphism को कैसे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत? दैट इज वर्चुअल फंक्शन, जो कि अभी बाद में हम पढ़ेंगे। At runtime, when it is known what class are under consideration. रन टाइम पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस क्लास है, क्योंकि वहाँ भी इनहेरिटेंस है और वहाँ पे इनहेरिटेंस में भी आप क्या कर रहे होते हो? क्लास को जो मेथड्स हैं उसको आप हर अलग अलग क्लास में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, राइट? तो अब आपको रन टाइम पे किस क्लास का मेथड चाहिए ये आपको बताना होता है रन टाइम पर, ना कि कंपाइल टाइम पर कि हमारा जो है पहले से ही फिक्स है कि वही वाला जो मेथड हमारा कॉल होगा जैसे जैसे आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो, राइट? तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें और भी क्लैरिटी आएगी जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। नाउ द फंक्शन इज लिंक्ड विद ए पर्टिकुलर क्लास मच लेटर आफ्टर द कंपाइलेशन, ठीक है? कंपाइलेशन के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाना है। डायनेमिक बाइंडिंग बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट फंक्शन इज डन डायनामिकली एट रन टाइम पर ही डायनामिकली डिसाइड होता है, ठीक है? तो इट इज वन ऑफ द पावरफुल फीचर, इट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सो वी विल यूज द पॉइंटर कॉन्सेप्ट for accessing the member function of the derived classes, right? तो इसमें जब भी हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो हमें पॉइंटर का और एक मैंने पहले ही बताया था एड्रेस ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जाती है, राइट? फंक्शन ओवरलोडिंग जो होती है आपकी वो इसके उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसका नाम क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ऐसे ही ये फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, फंक्शन के जो आर्गुमेंट है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हम चेंज करते जाते हैं और फंक्शन को ओवरलोड करते जाते हैं, राइट? सो व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, नाम सेम होगा बट पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है? जैसे आपके पास सम फंक्शन है तो आप फंक्शन का सम में आपके आर्गुमेंट है INT है, फ्लोट है, ठीक है? तो आप नीचे क्या करेंगे? अगर जहाँ ओवरलोड करेंगे आप डायरेक्ट क्लास के अंदर तो वहाँ सम नाम का फंक्शन तो सेम रहेगा, तो वहाँ पर हो सकता है INT फ्लोट INT एक नया पैरामीटर डाल दिया, तो कुछ ना कुछ आपका अगर डिफरेंट है पैरामीटर तो ये क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? देन दीज फंक्शन आर सेड टू बी ओवरलोडेड। फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय द चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट। कैसे ओवरलोड किया जा सकता है? जो आर्गुमेंट है उसके जैसे एक आर्गुमेंट है 2 कर दिया, एक आर्गुमेंट है तो बिना आर्गुमेंट के कर दिया, तो वो भी चेंज ऑफ द आर्गुमेंट है, नंबर इन चेंज ऑफ द आर्गुमेंट, राइट? तो क्या कहलाएगा हमारा? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है? फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन C++ वेयर 2 और मोर फंक्शन कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। फंक्शन का नाम सेम है बट पैरामीटर क्या है आपके? डिफरेंट है। पैरामीटर डिफरेंट किन किन मोड में हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो सकता है, ठीक है? किसी के 2 पैरामीटर है, आपने 3 पैरामीटर कर दिए, सब फंक्शन नेम सेम है। दूसरा क्या है? ऑर्डर,
मान लिया INT फ्लोट है, दूसरा आपने फंक्शन जहाँ इनहेरिट किया वहाँ फ्लोट INT कर दिया, उसका ऑर्डर चेंज किया, वो भी फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। ठीक है, टाइप चेंज कर दिया आपने, INT फ्लोट है और नीचे आपने फ्लोट और फ्लोट कर दिया, टाइप चेंज कर दिया, अगेन फंक्शन ओवरलोडिंग है, राइट। Now, these are some principle of the function overloading. If two functions have the similar type and number of argument, data type, the function cannot be overloaded. अगर कोई फंक्शन का नाम सेम है और उसके आर्गुमेंट डेटा टाइप बिल्कुल ही सेम है, यानी सम INT और आप ओवरलोड कर रहे हैं वहाँ भी सम INT, तो ये ओवरलोडिंग नहीं कहलाएगी. Some argument must be different, right? If two functions are the similar type and the number of argument, the function cannot be overloaded. ठीक है, return type may be similar और वाइड बट आर्गुमेंट डेटा टाइप और नंबर ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट, राइट. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन है और इसमें 3 आर्गुमेंट है INT और दूसरा कौन सा है सम INT, तो ये ओवरलोडेड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दूसरा फंक्शन सम है, इसमें INT है, नीचे फ्लोट है, तो इस अगेन इट कैन बी ओवरलोडेड, राइट, नो प्रॉब्लम. नाउ some more functions principles are there. Passing constant value directly instead of variable also result in ambiguity. For example, we have a function INT sum INT, right, and float sum float. So sum is an overloaded function for integer and float value. ये sum जो पहला दिया हुआ है ये integer value के लिए आपका overloaded function है और दूसरा जो दिया हुआ है आपका वो float. रिटर्न टाइप कैसे है आपका, क्योंकि आप इसके अंदर जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं वो रिटर्न इंटीजर टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली जो इसके अंदर लॉजिकल कोड आप लिखेंगे तो फाइनली वैल्यू जो आप रिटर्न कराएंगे कैलकुलेट करने के बाद या मैनिपुलेट करने के बाद ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी इंटीजर टाइप. सो यू विल यूज द रिटर्न टाइप एज ए इंटीजर. इन द सेम मैनर रिटर्न टाइप विल बी द फ्लोट, राइट. सम इज द ओवरलोडेड फंक्शन फॉर इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू. वैल्यूज आर पास्ड एज फॉलोज. अब इन फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आप वैल्यू कैसे पास करेंगे, सम 2 3, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो आर्गुमेंट है कैसे है इंटीजर, तो ये इंटीजर, ये 2 वैल्यू आपकी पहले वेरिएबल के लिए, 3 वैल्यू दूसरे वेरिएबल के लिए, 2 आर्गुमेंट वाला सम फंक्शन कॉल किया जाएगा. इन द सेम मैनर आपका जो सेकंड दिया हुआ है ये फ्लोट वैल्यू को कॉल करने के लिए होगा. फंक्शन दैट कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++, कौन कौन से फंक्शन है जो ओवरलोड नहीं किए जा सकते, लेट्स सी. सपोज करो आपने क्लास ले लिया एडिशन और आपके पास एक पब्लिक सेक्शन है, इसमें आपने एक सम मेथड लिया INT A एंड INT B एंड उसको आप उसके एडिशन आप शो करना चाह रहे हैं, राइट. वाइड सम INT A, INT B एंड INT C, ऑब्वियसली इजीली इट कैन बी ओवरलोडेड. ये ओवरलोडेड फंक्शन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट. आप इसको आप इजीली ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन का नाम सेम है, ठीक है. बोथ फंक्शन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर in the same class, right. So it can be overloaded easily, no problem at all, right. उसके बाद क्लास इज ओवर, आपके पास मेन फंक्शन है. अब आपने क्या किया, एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया OBJ और डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं. OBJ डॉट सम एंड 10 एंड 20, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपका, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें 2 आर्गूमेंट है. उसके बाद सम 10 20 एंड 30, तो आपका ये 3 आर्गूमेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा इजीली, right. Now again function loaded example is here. Addition class is here. We have function, some function is here in which there are 2 argument INT A and INT B, right. And again we have a some function in which there are 3 argument INT A and B C, right. Here we are calling the function according to the given argument. The respective function will be called with the use of object, right. Here obj dot sum 10 20 call the function having 2 parameters, right. obj.sum 10 20 30 call the function having the 3 parameters, right. According to the given parameter, the respective the corresponding method will be called, right. This is called function overloading. Function name is same but the argument is different, right. Now talk about the method overriding. Okay? Method overriding is something different from the method overloading. मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम सेम, आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, राइट. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, फंक्शन का नाम भी सेम है और उसके जो पैरामीटर है वो भी सेम है, राइट. पैरामीटर में भी कोई डिफरेंट नहीं कर सकते आप, राइट. जैसे यहाँ पर देखें आप क्लास ले लिया आपने बेस क्लास
और इसमें एक मेथड है वर्ड शो, ठीक है। रिमेंबर, इस शो मेथड के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैरामीटर रख नहीं सकते, आप रख सकते हो, राइट। लेकिन फिर जब इस मेथड को आप ओवरराइड करेंगे तो वहाँ भी सेम पैरामीटर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और उतने ही नंबर ऑफ आर्गूमेंट लेने पड़ेंगे, राइट। बिल्कुल सेम होना चाहिए, नथिंग विल बी डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग में होता है कि आर्गूमेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ ना तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, ना टाइप ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी सेम। बट करते क्या है कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो ओवरराइडिंग में करते हैं, we have to give the new definition of the existing one, we have to override the function, ठीक है। we will give the new definition to the existing one, right। यहाँ पर क्या है, void show is the function, right। इसमें हमने क्या किया, एक मेथड प्रिंट किया, एक मैसेज प्रिंट किया, बेस क्लास ओवर, नाउ वी हैव अ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। इसमें हम बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन, देखिए return type is same, function name is same, nothing is different. It means what, we are overriding the function, we are not overloading we are overriding the function, right। And we want to print the some message like cout derived class, ठीक है। So in this example function show is overridden, किस function को override कर रहे हैं, show method को override कर रहे हैं, ठीक है, overridden in the derived class। Now let us study how these overridden function are called in the main function। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जिस टाइप का आप आर्गूमेंट पास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आर्गूमेंट डिफरेंट होते हैं, आर्गूमेंट सेम नहीं होते, तो जैसा जैसा आर्गूमेंट आप पास करते हैं उस टाइप का फंक्शन कॉल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फंक्शन का नाम भी सेम है, आर्गूमेंट भी सेम है, तो एक कन्फ्यूजन का पॉइंट आता है कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल करेंगे। शो, जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्या डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा, या बेस क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। इट्स अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, राइट। तो ओवरराइडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑलवेज ओवररिडन, लास्ट डिराइव्ड क्लास का जो ओवररिडन मेथड होता है हमेशा वही कॉल होता है, कोई बेस क्लास का मेथड कॉल नहीं होता है, राइट। तो अगर हम मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव्ड क्लास का, ठीक है, तो फंक्शन कॉल बाइंडिंग, तो हमेशा कौन सा कॉल होगा आपका, हमेशा लास्ट डिराइव्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। यानी कि अगर आप आईएनटी मेन में ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिराइव्ड क्लास का और उसके थ्रू आप शो मेथड कॉल करते हैं, देन यू विल रिसीव द आउटपुट डिराइव्ड क्लास, राइट। नाउ फंक्शन कॉल बाइंडिंग विद क्लास ऑब्जेक्ट, फंक्शन की जब हम कॉल करते हैं तो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसकी किस तरह से बाइंडिंग होती है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो कनेक्टिंग द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड बाइंडिंग। बाइंडिंग करते किसको है, फंक्शन कॉल जो होता है आपका, फंक्शन कॉल को कनेक्ट करना किसी फंक्शन बॉडी से, ठीक है। जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वो फंक्शन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, उसकी बॉडी से कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, बाइंडिंग, ठीक है। व्हेन इट इज़ डन बिफोर द प्रोग्राम, जब इसको हम प्रोग्राम के पहले ही ये काम हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, ठीक है, या इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं, या कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं, राइट। सो फंक्शन कॉल बाइंडिंग विद द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फंक्शन की बाइंडिंग क्लास ऑब्जेक्ट की कैसे हम दिखाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक बेस क्लास है, उसमें शो मेथड है एज ए प्रीवियस वन, उसके बाद हमने डायरेक्ट क्लास ले लिया, ये पुराना ही एग्जाम्पल है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, मेन में हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ method overriding, because here there is no change in the method name is same, argument is same, return type is same, ठीक है। It means what, we are overriding the function। So now in the main we are declaring the object of the base class and derived class object, ठीक है। b dot show, तो क्या हो जाएगा, b dot show का मतलब क्या है कि क्या हमारा कॉल होगा, b dot show स्पेशली किसका ऑब्जेक्ट, हमने बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाया है, जब बेस क्लास का ही ऑब्जेक्ट हमने एक्सप्लिसिटली बना लिया है तो शो किसका कॉल होगा, आपका बेस क्लास का, दैट इज बेस क्लास, राइट। लेकिन अगर हम ड्राइव क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाते, क्योंकि अगर डी के थ्रू हम शो मेथड कॉल करते तो अब शो मेथड इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक पॉइंट कंफ्यूजन था कि कौन सा शो मेथड कॉल हो। तो हमेशा मैंने क्या बताया आपको, हमेशा जो ड्राइव क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया जाता है, ठीक है। तो
आपका जो आउटपुट आएगा, अगर हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए उसके थ्रू हम डी डॉट शो मेथड कॉल करें तो आउटपुट क्या आएगा हमारा डिराइव्ड क्लास, राइट। अभी हमारा क्या आउटपुट आएगा बेस क्लास, क्योंकि बेस क्लास का हमने एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट बना डाला है, ठीक है, बी, और बी के थ्रू हम शो मेथड कॉल कर रहे हैं तो आउटपुट एक हमारा बेस क्लास आएगा। उसके बाद डी के थ्रू क्या आएगा हमारा ड्राइव क्लास, राइट। So in this example, we are calling the overridden function using base class and derived class object. Base class object will call the base version of the function, and derived class object will call the derived version of the function. But if we create only the derived class object, then it will call only the derived class overridden function only. Not the control will go to the base class and call the show functions, right? नाउ फंक्शन कॉल बाइंडिंग यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है, इसको भी समझिए। बट व्हेन वी यूज द बेस क्लास पॉइंटर, जब बेस क्लास का हम पॉइंटर यूज करते हैं और रेफरेंस टू होल्ड द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्राइव क्लास के का जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करने के लिए अगर हम बेस पॉइंटर लेते हैं देन फंक्शन और बाइंडिंग गिव सम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। फंक्शन कॉल बाइंडिंग यूजिंग द बेस क्लास पॉइंटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक हमने क्लास ले ली है बेस, और एक हमारे पास पब्लिक क्लास है, उसमें वाइड शो मेथड है, अगेन ड्राइव क्लास है, इसमें भी हमारे पास एक मेथड है, यानी यहाँ भी हम मेथड की बाइंडिंग कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। हमारे पास मेन क्लास है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, हमें बेस क्लास का एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, राइट, और फिर एक ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और ड्राइव क्लास का जो आपका एड्रेस है, एड्रेस ऑपरेटर यूज द रेफरेंस, जो रेफरेंस है उसको आपको जो बेस क्लास का पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। तो एड्रेस यानी कि एड्रेस जो इसका एड्रेस है उसको मैं डाल दिया पी में, ठीक है। अब हमें शो मेथड कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ड्राइव क्लास का जो रेफरेंस डी क्या करता है हमेशा ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो शो मेथड को कॉल करता है। अब हम बी के थ्रू शो को कॉल कराना चाह रहे हैं तो हमें जो डी क्लास ड्राइव क्लास का जो रेफरेंस है वो पास करना पड़ेगा किसमें, बेस क्लास के अंदर, राइट। नाउ एड्रेस तो पास कर दिया, अब कॉल करने के लिए यू हैव टू यूज द एरो ऑपरेटर, बिकॉज विदाउट एरो ऑपरेटर यू कैन नॉट एक्सेस द एनी डेटा मेंबर फंक्शन, राइट। अब बी के पास क्या आ गया, डी ड्राइव क्लास का रेफरेंस आ गया। अब इस बी के थ्रू आप जो शो मेथड है उसको आप कॉल कर सकते हैं इजीली, राइट। तो आउटपुट क्या आ गया आपका बेस क्लास, ठीक है। नाउ फंक्शन डिक्लेरेशन दैट डिफर ओनली इन रिटर्न टाइप इन C++ फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका केवल रिटर्न टाइप चेंज है और बाकी सब सेम है। आप कहेंगे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए तो फंक्शन ओवरलोड हो जाता है, लेकिन नहीं, अगर केवल रिटर्न टाइप पे ही केवल चेंज है और बाकी का जो फंक्शन का नाम सेम है, आर्गुमेंट सेम है, रिटर्न टाइप अगर चेंज है तो हम कहेंगे उससे फंक्शन ओवरलोडिंग, नो, रिटर्न टाइप पे फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड नहीं करती है, राइट। जैसे आप यहाँ पर देखें कि INT प्रिंट एक फंक्शन है, उसमें कुछ आपने लॉजिक दिया, अब प्रिंट फंक्शन सेम है और आर्गुमेंट भी सेम है, उसका रिटर्न टाइप आपने क्या कर दिया, कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। तो आप कहेंगे इस फंक्शन ओवरलोडेड, नो, फंक्शन इज नॉट ओवरलोडेड हियर, इट विल गिव द एरर मैसेज ऑन द आउटपुट विंडो, राइट। यानी कि एक सिंपल वर्ड you can say that function overloading is not dependent on the return type, right. Now next जो रूल है वो है मेंबर फंक्शन अगर स्टैटिक है तो उसके लिए क्या रूल होता है, अगर स्टैटिक मेंबर है तो स्टैटिक डेटा मेंबर को भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। रीजन वाई, क्योंकि आपको पता है कि स्टैटिक जो है अपने डेटा मेंबर की एक सिंगल कॉपी बनाता है, जो चीज़ कॉपी जिसकी सिंगल है उसको आप ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते ओवरलोड, उसको आप डिफरेंट मीनिंग नहीं दे सकते, उसको आप डिफरेंट फीचर्स में ऐड ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज स्टैटिक, राइट। तो स्टैटिक के रिस्पेक्ट में अगर कोई डेटा मेंबर आपका स्टैटिक है तो इन दैट केस यू कैन नॉट ऑल्सो मीन्स ओवरलोड द स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सो द डेफिनेशन इज गिवन हियर, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन विद द सेम नेम एंड the name parameter type list cannot be overloaded if any of them is a static member function declaration, ठीक है। अगर कोई भी static member function declaration है
तो आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज अगेन द पॉइंट टू बी रिमेंबर, राइट। थर्ड पॉइंट है कि एक आपका जैसे फंक्शन है, आपने फंक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पॉइंटर टाइप का कोई वेरिएबल है, राइट, और एक आपका फंक्शन है int और एक आपका अरे टाइप वेरिएबल है, तो इसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। पैरामीटर डिक्लेरेशन दैट डिफर ओनली इन पॉइंटर वर्सेस एन अरे आर इक्विवेलेंट, दैट इज द अरे डिक्लेरेशन इज एडजस्टेड टू बिकम अ पॉइंटर डिक्लेरेशन. Only the second and subsequent array dimension are significant in parameter list. For example, following two function definition are equivalent. ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है? बेस एड्रेस को लेता है। जो आपका अरे पॉइंटर क्या है? वही ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, और पहले वाली जो मेमोरी ब्लॉक होता है उसका एड्रेस स्टोर करता है। अरे क्या है? अरे अब भी तो ये काम करता है। अरे भी क्या करता है? पहले वाला जो आपका अरे जहाँ से स्टार्ट होती है उसका एड्रेस रखता है। तो बोथ आर द सेम थिंग, राइट। तो इन दैट केस फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड, राइट। नाउ जैसे आपका फंक्शन ओवरलोडिंग होता है वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं, ठीक है। बट हम फंक्शन की बात नहीं करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे। कंस्ट्रक्टर मीन्स फंक्शन नेम, जो कंस्ट्रक्टर नेम का नाम सेम होता है वो क्लास के नाम के जैसा होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर भी हमारे कैसे होते हैं? पैरामीटराइज्ड होते हैं। तो हम उसके अंदर पैरामीटर को हम डिफरेंट कर करके हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्लास कैलकुलेटर, यहाँ पे हमारे दो डेटा मेंबर है इंटीजर टाइप के 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड टोटल, एंड कैलकुलेटर ये आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर हम इसके अंदर पैरामीटर ऐड कर दें, यहाँ पर देखिए INT दो पैरामीटर ऐड कर दिया हमने, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। So this was the concept of the overloading concept. Next, we will discuss some more concept related to the overloading, like operator overloading and other concept, right?